Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा आइसोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं आज लेक्चर नंबर 6.3 ले रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एक्टिंग ऑन ग्रुप्स। बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ही बताई थी आइसोमॉर्फिज्म की, बट वो प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स पे लग रही थी। आज करेंगे जो कि ग्रुप पे लगेगी और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एक्टिंग ऑन ग्रुप्स। तो अगर हमें कोई आइसोमॉर्फिज्म दे रखी है जी से जी डैश तक, तो हमें क्या पता चलेगा कि फाई इनवर्स इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। देखो बेटा, फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म है, तो फाई वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर वन वन और ऑन टू होता है तो हमारे को पता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो इनवर्स भी वन वन ऑन टू होता है और आइसोमॉर्फिज्म मतलब उसके अंदर ऑपरेशन भी प्रिजर्व हो जाएगी। तो फाई इनवर्स भी एक आइसोमॉर्फिज्म होती है फ्रॉम जी डैश टू जी। और आइसोमॉर्फिज्म के अंदर ना बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एबिलियन ग्रुप पे ही मैप होता है। मतलब इफ जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली जी डैश इज एबिलियन। अगर आइसोमॉर्फिज्म दे रखी है तो अगर डोमेन एबिलियन होगा तो जी डैश भी एबिलियन होगा और इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर जी साइक्लिक है तो जी डैश भी साइक्लिक होगा। आपने देखा भी था कि जनरेटर इज मैप टू दी जनरेटर। तो अगर जी साइक्लिक है तो जी डैश भी साइक्लिक होगा और इसका रिवर्स भी होल्ड करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब आपने डोमेन में अगर कोई सब ग्रुप लिया है तो अगर उसकी आप इमेज वाला सेट लोगे ना फाई के एलिमेंट्स कैसे होंगे, पहले फाई इंटू स्मॉल के वेयर के बिलोंग्स टू के, तो ये सब ग्रुप बनाएगा जी डैश का, ठीक है बच्चों। आइसोमॉर्फिज्म में ना पूरा स्ट्रक्चर सेम हो जाता है दोनों ग्रुप्स का। तो अगर के इसका सब ग्रुप है तो फाई के सब ग्रुप हो जाएगा जी डैश का। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। देखो अगर के डैश सब ग्रुप होगा जी डैश का ना, तो फाई इनवर्स के डैश सब ग्रुप हो जाएगा जी का, ठीक है। और फाई इनवर्स के डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई जे बिलोंग्स टू के डैश, ठीक है बच्चों। मतलब सब ग्रुप इज मैप टू द सब ग्रुप एंड एबिलियन ग्रुप इज मैप टू द एबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप इज मैप टू द साइक्लिक ग्रुप। आइडेंटिटी पे मैप हो रही थी, ये भी आपने लास्ट टाइम देख लिया था। और अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म है। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या कह रही है, जेड जी क्या होता है, सेंटर ऑफ द ग्रुप। मैंने सेंटर ऑफ द ग्रुप आपको चैप्टर नंबर 3 में कराया हुआ है। तो सेंटर क्या होता है, विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट। मतलब सेंटर के पास वो एलिमेंट होते हैं विच कम्यूट्स विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो सेंटर इज मैप टू द सेंटर। मतलब आपको जो जी ग्रुप दे रखा है उसका सेंटर निकालिए, जी डैश जो ग्रुप दे रखा है उसका सेंटर निकालिए। तो सेंटर इज मैप टू दी सेंटर अंडर आइसोमॉर्फिज्म। ये बात याद रखनी है आपको। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए बच्चों। ये बहुत इस्तेमाल करी जाती हैं पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर। इनके क्वेश्चंस देखो, आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस के ऊपर ये काम करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम भी कराया, लास्ट टाइम दूसरे तरीके से कराया था, आप दूसरे तरीके से करा रही हूँ। देखो U10 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U12। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था U10 के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लिया, U12 के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लिया, और हमने देखा कि U10 के अंदर एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का और U12 के पास 3 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। तो हमने कह दिया दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो किसी बच्चे ने वैसे आंसर किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि U10 जो होता है बच्चों साइक्लिक होता है, U12 साइक्लिक नहीं होता। और अंडर आइसोमॉर्फिज्म हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज मैप टू द साइक्लिक ग्रुप। तो देर इज नो आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम U10 टू U12 क्योंकि एक साइक्लिक है और एक साइक्लिक नहीं है। देखो बच्चे U12 क्यों नहीं है, U12 इज नॉट साइक्लिक बिकॉज U12 के पास एक भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 4 का। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो U12 के पास 4 एलिमेंट है, तो हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर चाहिए था जिसका ऑर्डर 4 हो, तभी U12 जो था साइक्लिक बन सकता था। बिकॉज देयर इज, मैं लिख देती हूँ, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन U12, इसलिए ये साइक्लिक नहीं बन पाया, ठीक है। दूसरा तरीका देखने का ये है बेटा, मैंने जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए मैंने बता रखा है कि UN जो होता है ना, इसको अगर डायरेक्टली आप देखना चाहते हैं तो जो बच्चे कंपटीशन के लिए करते हैं वो फॉर्मूला याद कर लें कि UN इज साइक्लिक इफ एंड N इज 1 2 4 P to the power K 2 times P to the power K where P is odd prime, ठीक है।
तो देखो 10 है, 10 को तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो वो 2 टू दी पावर पी के फॉर्म का आ गया, तो वो तो साइक्लिक हो जाएगा। अब 12 है, 12 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, तो वो 2 स्क्वायर इंटू 3 बनेगा। 2 इंटू 3 स्क्वायर होता ना तो चल जाता काम, 2 स्क्वायर इंटू 3 बनेगा। तो इट कैन नॉट बी रिटर्न इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स, ना तो 1 है, ना 2 है, ना 4 है, ना p टू दी पावर k है, ना 2 टाइम्स p टू दी पावर k है, वो 2 स्क्वायर इंटू p आया है। ठीक है, तो u12 कैन नॉट बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, देयरफॉर u12 इज नॉट साइक्लिक। तो जो बच्चे कंपटीशन के लिए करते हैं वो इससे डायरेक्ट निकाल लिया करें। ठीक है, बाकी बच्चे ये सोचें कि U12 जो है उसके पास सारे एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं, कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 4 का नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो साइक्लिक नहीं होगा। और अंडर आइसोमॉर्फिज्म साइक्लिक शुड बी मैप टू द साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट देखो, U10 को शो करो आइसोमॉर्फिक टू Z4 और U5 को आइसोमॉर्फिक टू Z4। अब आप देखो बेटा, U10 आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। दूसरा, इसके अंदर 3 जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 4 आ रहा था, तो आपको पता है जनरेटर इस मैप जनरेटर का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर बराबर होता है, तो U10 जो है वो साइक्लिक ग्रुप बन गया विथ 3 एज द जनरेटर। ऐसे ही बेटा U5 भी एक साइक्लिक ग्रुप है विथ 2 एज द जनरेटर। और मैंने आपको क्या सिखाया इस चैप्टर के पहले लेक्चर में, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, प्रूफ भी कराया था कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो यहाँ पे देखो U10 और U5 दोनों के दोनों का ऑर्डर 4 है, तो और दोनों साइक्लिक है, तो U10 भी आइसोमॉर्फिक टू Z4 हो जाएगा और U5 भी आइसोमॉर्फिक टू Z4 हो जाएगा। और दूसरी एक बात बता दूं, आइसोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होता है। तो अगर U10 आइसोमॉर्फिक टू Z4 है और U5 आइसोमॉर्फिक टू Z4 है, तो U10 और U5 भी आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे को ये शो करना हो कि U10 आइसोमॉर्फिक टू U5 है, तो वो ये इतना यहाँ तक करने के बाद लिख दे कि आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, देयरफॉर ट्रांजिटिविटी से हमारे पास U10 और U5 भी आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने ये तो कह दिया कि U10 आइसोमॉर्फिक टू Z4 है, तो आइसोमॉर्फिज्म इनके बीच की डिफाइन करके भी दे दे, तो आपको याद होना चाहिए मैंने कैसे कराया था। मैंने आपको बोला था, जब इसका प्रूफ कराया था फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn में, तो हमने यही आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करी थी, फाई ऑफ AK इज K मॉड n। ठीक है ना, ये डिफाइन करी थी, यहाँ पे n की जगह 4 है तो K मॉड 4 आ गया। ठीक है बच्चों, याद कर लें फॉर्मूला ये कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए, तो हमारे पास होती है साइक्लिक है तो A की पावर होगी समथिंग ना। ठीक है, मतलब पावर्स ऑफ A होती है, तो जो पावर होती है ना उसी को ही ले लेते हैं हम डोमेन की साइड पे, तो K, और क्योंकि Zn है तो आपके पास मॉडर्न होता है, यहाँ पे 4 है तो मॉड 4 आ गया। ठीक है, वेयर A क्या चीज होगा, जनरेटर ऑफ U10। क्लियर। अब A यहाँ पे, अब आप सारी चीजें निकालना शुरू करो। देखो फाई ऑफ 1 निकाला आपने, फाई ऑफ 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 टू दी पावर 0 लिख सकते हो। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए को क्या बनाना है, जनरेटर बनाना है U10 का, और U10 के अंदर जनरेटर या तो 3 है या 7 है, तो आपकी मर्जी, या तो 3 से काम कर लो या 7 से कर लो। मैंने 7 से कर लिया, तो मैंने फाई 1 निकालने के लिए 7 की पावर 0 ले लिया, तो पावर को यहाँ पे निकाला बाहर, इसके अंदर के को 0 डालो, देखो तो 7 की पावर 0 इज 0 मॉड 4। ठीक है, तो 0 आ गया। फिर 7 को लिख के देखना है, 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 टू दी पावर 1। 7 टू दी पावर 1 क्या होता है, 7 5, यहाँ पे देखो जो पावर होती है वो बाहर आती है, 7 की पावर 1 इज 1 मॉड 4, के की वैल्यू 1 डाल के देख लिया, 1 मॉड 4 इज 1। ऐसे ही 9 को मैं लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, जब आप उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 10 4 जा 40 और रिमाइंडर आ गया 9। ठीक है, तो 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, पावर ले लो 2 मॉड 4, 2 मॉड 4 2 होता है। ऐसे 5 3 किसको, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, क्योंकि जब 7 की पावर 3 लेकर आप उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 मॉड 4, जिसका आंसर है 3। तो मेरी मैपिंग क्या बन गई बच्चों, इधर देखो, फाई ऑफ 1 इज 0, फाई ऑफ 7 इज 1, फाई ऑफ 9 इज 2, फाई ऑफ 3 इज 3। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास एक मैपिंग निकल कर आ गई जो कि एक आइसोमॉर्फिज्म बनाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप आइसोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं U5 से Z4 की क्या होगी। तो 5 के अंदर जनरेटर ले लो, उस जनरेटर की डिफरेंट पावर्स को रेस कर लो
और फाई ए के इक्वल टू के मॉडर्न की फॉर्म से आप इसका आंसर निकाल लो। तो मैंने देखो U5 के अंदर जनरेटर लिया 2, ठीक है। तो 2 की डिफरेंट पावर्स ले लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा। 8 को जब आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी मैपिंग क्या होती है, फाई ए के इज इक्वल टू के मॉडर्न, तो ये आ जाएगा 0 मॉड 4, 1 मॉड 4, 2 मॉड 4, 3 मॉड 4, ठीक है। तो वैल्यू लिख दी आपने, तो ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है। तो बच्चों मैंने आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज करा दी आइसोमॉर्फिज्म की। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक थ्योरम कराऊंगी, कैलीज थ्योरम, जो कि इस चैप्टर को बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे बुक में लिखा है वैसे ही चलाते चले जाएंगे आप, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।